नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें कि ट्रिपल यूटी को देंगे 91.22 करोड़ की सौगात। 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो देखिए, आज गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। साथ ही साथ 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि 91 करोड़ 22 लाख रुपए की सौगात जो है वो ट्रिपल यूटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। साथ ही 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बताते चले कि ट्रिपल यूटी को 91 करोड़ 22 लाख रुपए की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। देखिए, गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कश्यप हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम और खास इस दौरे के दौरान होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर बहुउद्देशीय सभागार में कार्यक्रम होगा। और साथ ही जो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की क्षमता बढ़ाने के लिए 556 जो कि एसी हॉस्टल बनाया जाएगा और साथ ही स्टूडेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। वही आपको बताएं, 13 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और वही लगभग 1365 लाख करोड़ की परियोजनाओं का विश्वविद्यालय को नई सौगात देंगे। तो ऐसे में जो तमाम योजनाएं हैं वो आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को देंगे। आपको बता दें कि लगभग 100 छात्रों को और शिक्षक छात्रों को पुरस्कार भी करेंगे, जिसमें से 50,000 रुपए 50 शिक्षक और छात्रों को और 20-20 हजार रुपए 50 अलग शिक्षक छात्रों को देंगे, जिसमें से 76 पेटेंट छात्रों को भी पुरस्कृत करेंगे जो कि जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो सरकार के लिए तमाम जो चीजें पेटेंट की है उनको पुरस्कार करेंगे। वही आपको बता दें कि लगभग 76 ऐसे जो टीचर्स हैं, जिसमें से 20 प्रोफेसर है, उनको खुद नियुक्ति पत्र देंगे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है लगभग 56 उनको भी नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से देंगे। तो यही पूरा कार्यक्रम है गोरखपुर में, जिसमें 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और उसके बाद लखनऊ में तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम है वो संपूर्ण किए जाएंगे, जिसमें से पुलिस हैंडबॉल का भी कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर ग्राउंड पर। वहीं तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 बजे कार्यक्रम होगा, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है, जिनमें से सबसे पहला कार्यक्रम गोरखपुर में होगा। जी विवेक, जिस तरह से लगातार विकास कार्यों के लिए लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर विकास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2027 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम जिलों में दौरा भी करते हैं। अभी इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर थे गोरखपुर, इससे पहले बांदा में थे, उससे पहले तमाम जिलों में जाते हैं और लोगों से मिलते, जनसभाएं करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2027 को ध्यान में रखकर तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं वो जरूर जनता से मुख्य धारा को जोड़ने के लिए की जा रही है, तो जिससे कि जो वोटर्स है उसको सीधा लाभ मिल सके। ऐसे में मुख्यमंत्री की तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जो सीधा जो आम जनता है उनको सीधा मिल सके। तो कहीं ना कहीं जो 2027 की तैयारी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो पूरा मंत्रिमंडल है वो करते नजर आ रहा है, क्योंकि कल अयोध्या में भी सूर्य तिलक था, तो तमाम जो बीजेपी के बड़े मंत्री थे, नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, वो पहुंचे थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही बीजेपी की तरफ से 27 के लिए। यानी कि विवेक, फील्डिंग अभी से ही जमाने की पूरी कोशिश है 2027 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि वो हर जिले में जाकर इस चीज को नोट डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहां पर क्या समस्या है, कहां पर किस चीज की कमी है, जिसे पूरा कर सके। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई जिलों के जिलाध्यक्षों को ये सूची भी जारी की थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कई बूथों पर जो एजेंट थे उनसे मुलाकात की थी। तो पूरा जो कार्यक्रम है वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करते हैं। उसी नेतृत्व पे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जाता है। हर बूथ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं, बूथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 27 को ध्यान में रख के प्रदेश में तमाम जो गाँव है वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तमाम लोगों से
से मिल रहे हैं, आम जनता की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जनसभाएं भी लगाते हैं और साथ ही जनता दरबार भी लगाते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 की तैयारी कर रहे हैं और उसी तर्ज पर लगातार जो विकास की परियोजनाएं हैं और उनकी आधारशिला भी रख रहे हैं। जी विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को ग्रीन एनर्जी का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज गोरखपुर के जीआईडीए में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने अनाज आधारित डिजिटलरी प्लांट का लोकार्पण उन्होंने किया और इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गोरखपुर आज एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट का लोकार्पण किया। ये प्लांट 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और 30 करोड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सीएम योगी की मंशा साफ है, गोरखपुर को ग्रीन एनर्जी का बड़ा केंद्र बनाना। और रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में एक नया उद्योग कियान डिस्टिलरीज के रूप में आज लोकार्पित हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, जो लोग यहां रोजगार और नौकरी प्राप्त करेंगे उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये केवल एक डिस्टिलरीज नहीं है, याद रखना ये डिस्टिलरीज का मतलब वह नहीं शराब फैक्ट्री नहीं होता है। ये एक इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल का उपयोग अब विदेशी मुद्रा को बचाने में उपयोग हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के बदले अब गाड़ियां ही नहीं, एरोप्लेन भी इससे संचालित होंगे। इस प्रकार का फाइन इथेनॉल के निर्माण की कार्रवाई अब प्रारंभ हो गई है। इस प्लांट से न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस प्लांट से हर दिन लाखों लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। अगर हमारे किसानों के उत्पाद का उपयोग उनके प्रोडक्ट का उपयोग हम इथेनॉल बना करके और उस रेक्टिफाइड इथेनॉल के माध्यम से और स्पिरिट के माध्यम से हम डीजल और पेट्रोल का स्थान ले लें, तो एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। युवाओं को अपने ही घर में नौकरी और रोजगार प्राप्त होगी। और उसका एक नया अभियान है, एक कियान डिस्टिलरीज। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनेगी जो मॉडर्न मेडिसिन में और दवाओं में बहुत सारी उसमें उपयोग में आएगी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहल गोरखपुर को औद्योगिक नक्शे पर लाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी देगी। ये डिस्टिलरी प्लांट गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। 30 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ेगा। सीएम योगी ने इसे किसानों और पर्यावरण के लिए गेम चेंजर बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कन्या पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कन्याओं की पूजा की। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां 200 लोगों की सीएम ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं
इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्रों में कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, जहां कन्याओं की पूजा की। सीएम योगी ने पहले उनके पैर धोए, फिर चुनरी ओढ़ाई और कन्याओं की आरती कर उन्हें भोज कराया। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश है। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। सीएम योगी का ये दौरा गोरखपुर के लिए खास रहा। जनता दर्शन से लोगों को अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिला, तो कन्या पूजन से भक्ति और संस्कृति की झलक दिखी। योगी ने एक बार फिर साबित किया कि वो जनता की सेवा और परंपराओं दोनों को साथ लेकर चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर में ये आयोजन देखकर हर कोई गदगद था। अब उम्मीद की जा रही है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और खबर अब संभल से सामने आ रही है, जहां पर सत्यव्रत पुलिस स्टेशन का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से हुआ। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने हवन और पूजन में हिस्सा लिया। ये सब रामनवमी के मौके पर हुआ, जब सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। संभल में नवरात्रि का दिन खास रहा। सत्यव्रत पुलिस स्टेशन का उद्घाटन रामनवमी के पावन मौके पर हुआ। इस मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने खुद हवन और पूजा में हिस्सा लिया। ये पुलिस स्टेशन कथित जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाया गया है। उद्घाटन से पहले पूरे इलाके में माहौल को शांतिपूर्ण रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रामनवमी को लेकर जो हर साल की तरह पूरे नगर में जो भी मंदिर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो या अभी शारदीय नवरात्र संपन्न हो रहा है, तो इसके लिए जो देवी मंदिर है उन सभी में दुर्गा सप्तशती का पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ या रामचरितमानस का पाठ सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई कराई गई है, पेयजल और विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है कि समय आपूर्ति होती रहे। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके दृष्टिगत पीएसी तैनात है। पीएसी और आरआरएफ और आरएएफ के जो 10 बटालियन पूर्व से ही हैं जिले में, वो सभी तैनात हैं और सिविल पुलिस भी जगह जगह तैनात की गई। संभल महात्म्य में लिखा है कि संभल के कुल 4 नाम थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः सत्यव्रत, महदगिरी, पिंगल और संभल नाम थे। और तो सत्यव्रत पुलिस चौकी इसका नाम रखा गया है। और यह जो सबसे ऊंचा टीला है, सबसे ऊंचाई का जो स्थान है, वहां पे स्थापित की गई है और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग भी थी, यहाँ की आवश्यकता भी थी और यहीं से ही जो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वो शुरू होता है। और एक और बात, जो लंबे समय से विवादित धर्मस्थल के पास में पीएसी की स्थापना की गई है, उस पीएसी के रुकने के लिए जो स्थान था
वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, रुकने में भी समस्या आती थी। तो वो भी यहाँ रुकेंगे, पुलिस चौकी भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेंटर भी रहेगा और सीसीटीवी कैमरा और सेफ संभल सिटी की निगरानी के लिए ICCC सेंटर भी यहाँ रहेगा। प्रशासन ने इस मौके को खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं हवन और पूजा के बाद पुलिस स्टेशन को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ये स्टेशन इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। रामनवमी के पहले से ही संभल में भक्ति का माहौल था और इस उद्घाटन से पहले इसे और बढ़ा दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने ड्रोन और अतिरिक्त फोर्स की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी। में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से NOC लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का DCR है उसको सेटअप किया जाएगा। ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ PSC के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है, उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सांप्रदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। संभल में सत्यव्रत पुलिस स्टेशन का उद्घाटन एक नई शुरुआत का संकेत है। हवन पूजा के साथ शुरू हुआ ये स्टेशन रामनवमी की खुशी को और बढ़ा गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि शांति और व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से खबर है, जहां ट्विन टावर्स सोसाइटी में लिफ्ट फंसने से हड़कंप मच गया। लिफ्ट में 6 बच्चे फंस गए थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की ट्विन टावर सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लिफ्ट अचानक से गई। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट में 6 बच्चे सवार थे। जैसे ही खबर फैली, सोसाइटी में हंगामा हो गया। गनीमत रही कि समय रहते बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सोसाइटी के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए इंदिरापुरम थाने में मेंटेनेंस टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सोसाइटी वालों का कहना है कि वो लंबे वक्त से लिफ्ट की खराबी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन मेंटेनेंस वालों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने बताया कि लिफ्ट बार बार खराब होती थी, पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। इसी लापरवाही की वजह से आज बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। हम यहाँ तो बहुत सारा है, बट क्या है एग्जैक्टली इट इज नॉट इन माय नॉलेज कि क्या क्या किसके लिए ऐसा हो रहा है। साथ भी कभी कोई लिफ्ट में दिक्कत भी अटकती है? अटकती है, अटकती भी है एंड ये भी होता है। मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन भी होता है। मतलब और ग्रुप में आते रहता है। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि 26वां फ्लोर से गिरा है, कहाँ से गिरा है। कुछ आया था कि लिफ्ट का बच्चा अटक गया, बाकी गिरा है क्या नहीं गिरा है, क्या लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा था, और दैट आई डोंट हैव एनी। मामला ये हुआ साहब, हम लोग 22nd फ्लोर पे जा रहे थे। इनका सोसाइटी का एक गनर भी था हमारे साथ, वो भी जा रहे थे भाई साहब। हम 6 लोग थे, 2 बच्चे थे उसमें। 8th फ्लोर पे जाके लिफ्ट ओपन हुई है और लिफ्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर डोर और एक अंदर का डोर। अब बाहर वाला डोर बच्चे के निकलते ही साथ इतनी तेज बंद हुआ जैसे छोटा ब्लास्ट हुआ हो, भड़ाक करके वो बंद हुआ और वो बच्चा सेकंड्स के डिफरेंस से बाहर आ गया। और B2 की लिफ्ट में आज शाम में हम 6 लोग थे। 6 लोग में 2 बच्चे थे। 8th फ्लोर पे जाके लिफ्ट खुली, बच्ची बाहर निकली और इतनी तेज वो बाहर का गेट बंद हुआ, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की, जिससे वो बच्ची बच गई। अदरवाइज बहुत बुरा इंसिडेंट होता
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कौन लेता है मुझे नहीं पता। सर लिफ्ट का गेट इतनी तेज से बंद हुआ है कि छोटी सी बच्ची का ना उसमें हाथ पैर आने से आज बाल वो बची है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए, किसी के साथ भी ऐसा हो जाए तो ये चीज़ अच्छी नहीं हो। सर ये चीज़ ना दिन में 10-10 बार हो रही है हम लोगों के साथ। बच्चे इतना सदमे में ना वो सो नहीं पाया। मेरा बेटा था आज मेरे साथ में, मैं थी, और वो रोते रोते ऊपर गया है मेरे साथ, वो सो नहीं पाया। उसको उसके पापा के पास के आए। पर ये चीज़ें बार बार हो रही है हमारे साथ, ये चीज़ अच्छी नहीं। ट्विन टावर्स में हुआ ये हादसा एक बड़ी चेतावनी है। सोसाइटी के लोग अब मेंटेनेंस की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, जिससे पता चल सके कि आखिर इस घटना के पीछे की असल वजह क्या रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। संभल में भी इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते नजर आए और भक्ति का माहौल चारों तरफ छाया रहा। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। संभल में रामनवमी का जश्न इस बार कुछ खास अंदाज में देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद ने शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। ढोल नगाड़े और भक्ति भजनों की धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में राम भक्तों ने भगवा झंडे लहराए और जय श्री राम के नारे लगाए। हर तरफ उत्साह और श्रद्धा का माहौल था। लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियां सजाई गई, जिनमें भगवान राम, मां सिया और हनुमान जी की झलक दिखाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप ने माहौल को और जोशीला बना दिया। कई लोग नाचते गाते हुए शोभा यात्रा के साथ चले, तो कुछ ने इसे देखने के लिए सड़कों के किनारे जमा होकर तालियां भी बजाईं। ये नजारा संभल की गलियों को राममय बना गया। इस शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। संभल में हाल ही के दिनों में हुए विवादों को देखते हुए प्रशासन ने कोई ढिलाई नहीं बरती। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सत्यव्रत पुलिस स्टेशन के आसपास और संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखी गई थी। पुलिस की टीमें शोभा यात्रा के साथ साथ चलती रही ताकि कोई परेशानी न हो। ड्रोन से भी नजर रखी गई, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी हुई थी। संभल में रामनवमी की शोभा यात्रा हर किसी के लिए यादगार बन गई। ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री राम के जयकारों ने पूरे शहर को भक्ति में डुबो दिया। पुलिस की मौजूदगी ने इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। ये आयोजन दिखाता है कि श्रद्धा और अनुशासन साथ मिलकर कितना खूबसूरत माहौल बना सकते हैं। संभल के लोग अब अगले साल के जश्न का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलो, फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।